Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. I am your science teacher Mukhtiar Ahmad from Noor School and College Mansehra. So students, we are studying unit first, human organ system, in which we already studied about digestive system and respiratory system. So first of all, I want to check your previous knowledge. So I prepared some questions from previous lecture. Question number 1, what is breathing? ब्रीथिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन किसे कहेंगे? हमने शॉर्ट से इसका इंट्रोडक्शन देखा था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एक्सहेलेशन? ओके स्टूडेंट्स, ये लिंकेज के लिए क्वेश्चंस. अब इनके आंसर्स इस तरह हो सकते हैं. आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज ब्रीथिंग. उसका आंसर ए फिजिकल प्रोसेस इन विच गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग. एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस जिसमें गैसेस की एक्सचेंज हो रही थी बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान, इसको ब्रीथिंग कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 था नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम. पार्ट्स, उसका आंसर है पार्ट्स ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम आर फॉलोइंग. जो ब्रीथिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारे पास था, उसको जो हमने डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे, उनमें पहला नोज, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, व्हाट इज इनहेलेशन? सो वी कैन डिफाइन इनहेलेशन एज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन को बॉडी में लेके आना, इसको इनहेलेशन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट इज एक्सहेलेशन. सो आंसर नंबर 4 इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. कि कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से रिलीज करना, रिमूव होना, इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थी. आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. कि ब्रीथिंग कैसे होती है, इसके साथ साथ हम सेलुलर रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कुछ ब्रीथिंग और बर्निंग में. स्टूडेंट्स, लेट्स कम टुवर्ड्स आवर मेन एक्टिविटी. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग क्या है. सो व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिथमिक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू आउट लाइफ. ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक रिदम के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और ये पूरी लाइफ जो होता है, जब तक इंसान जिंदा होते हैं, लाइफ होती है, ये कंटिन्यू प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, ये हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है. सो व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसमें क्या हो, एक तरतीब के साथ रिदमिक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही हो. ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ रही हो. इनहेलेशन के प्रोसेस में गैसेस अंदर जाएंगी, बॉडी में जाएंगी, और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में गैसेस बॉडी से बाहर आएंगी, और इसी प्रोसेस को ओवरऑल, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ओवरऑल ब्रीथिंग कहा जाता है. ओके, ब्रीथिंग के लिए बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन्स वगैरह मौजूद हैं, कुछ मसल्स मौजूद होते हैं. चलें देखते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले व्हाट इज डायाफ्राम. डायाफ्राम क्या होता है? सो डायाफ्राम इज वेरी थिक डोम शेप्ड. ये क्या है? एक वेरी थिक, मोटा, जिसकी मोटाई ज्यादा हो, एंड डोम शेप. डोम शेप मीन ऐसी शेप जो ये मैंने ब्रैकेट में साथ में ड्रा की हुई है कि बिल्कुल फ्लैट ना हो ये, बल्कि ये क्या हो, ऊपर की जानिब कॉन लाइक स्ट्रक्चर हो, कॉन की तरह की हो, ऐसी शेप को डोम शेप कहा जाता है. ठीक है. डायाफ्राम इज वेरी थिक dome shaped muscular membrane which separates the chest cavity from abdominal cavity. डायाफ्राम हमारे पास एक ऐसी मस्कुलर मेम्ब्रेन है, मसल से बनी हुई है, जो मस्कुलर मीन मसल से बनी हुई एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रही होती है. चेस्ट कैविटी कौन सी होती है जी? यस, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि चेस्ट कैविटी हमारी बॉडी में वो कैविटी होती है जिसमें हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारे लंग्स मौजूद होते हैं. ओके. और एब्डोमिनल कैविटी
यस, एब्डोमिनल कैविटी मीन्स कि हमारी बॉडी की जो बेली होता है, पेट होता है, या ऐसी कैविटी जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लाई कर रहा होता है, जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, उस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। ओके, इसके साथ इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। डायाफ्राम क्या कर रहा होता है? ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। चलिए हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हमारे पास ब्रीथिंग हो रही होती है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपके लिए ये जो लेक्चर है ये क्वेश्चंस में ही बनाया है। एक्सप्लेन दी फेजेस ऑफ ब्रीथिंग के, ब्रीथिंग के फेजेस कौन कौन से हैं और ये कैसे ब्रीथिंग हो रही होती है। इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन, ये दो हमारे पास फेजेस हैं और हम आज इनकी डिटेल देखेंगे कि कैसे इनहेलेशन हो रही होती है और कैसे एक्सहेलेशन हो रही होती है। सबसे पहले इनहेलेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक फेज ऑफ ब्रीथिंग, a phase of breathing in which intake of oxygen gas from environment to body is called inhalation। कि हम बाहर से, environment से, हमारे एटमॉस्फेयर से, फिजा से क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। देखते हैं कि हमारे पास इनहेलेशन कैसे हो रही होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सो मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेंड चेस्ट कैविटी। सबसे पहले यहाँ पे रिब्स कहते हैं पसलियों को, ठीक है। और पसलियों के ऊपर जो मसल्स होते हैं उन मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। और ये मसल्स भी क्या कर रहे होते हैं? ब्रीथिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ डायाफ्राम भी क्या कर रहा होता है? अपना रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं? एक्चुअली डायाफ्राम और रिब्स जो होते हैं, रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं जी? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये फैलते हैं टू एक्सपेंड चेस्ट कैविटी। जब ये फैलेंगे तो चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, डायाफ्राम बिकम फ्लैट एंड मूव डाउनवर्ड्स। पहले आपके पास डायाफ्राम जो था वो क्या, कैसा था? डोम शेप था। अब क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ये नीचे की तरफ आ चुका है। ऊपर लंग्स मौजूद है, ये भी हम मैं साथ में आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्या हो गया? पहले डोम शेप था, अब ये फ्लैट हो चुका है, ठीक है। डायाफ्राम क्या हुआ? फ्लैट हो गया। नेक्स्ट, रिब्स मसल्स जो हैं, जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहा जाता है, रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इंटरकॉस्टल मसल्स या रिब मसल्स क्या होंगे? ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये भी फैलेंगे। इनके फैलने से क्या होगा कि छाती जो होगी, ये जो हमारी रिब केज जो होगी, ये बाहर की तरफ निकलेगी और ऊपर की जानिब होगी, ठीक है। अब इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब मसल्स और डायाफ्राम के फैलने की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से साइज जो होगा चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज एंड लंग्स एक्सपेंड। जैसे ही साइज इंक्रीज होगा तो लंग्स क्या करेंगे? वो एक्सपेंड हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे। अब यहाँ पे साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? साइज इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि पहले डायाफ्राम जो था वो ऊपर की जानिब था, जो प्रेशर डाल रहा था लंग्स के ऊपर, ये भी नीचे की जानिब हो गया है। और जो रिब मसल्स थे ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिन्होंने क्या किया? रिब केज को बाहर की जानिब धकेल दिए, अपवर्ड या आउटवर्ड हो चुका है ये, ओके। इस वजह से साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो चुका है। द एयर प्रेशर ऑन लंग्स डिक्रीज। जैसे ही साइज इंक्रीज हुआ, लंग्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया, तो जो प्रेशर था एयर का लंग्स के अंदर, वो प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू लंग्स थ्रू नोज एंड माउथ। अब जैसे ही लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ तो बाहर एटमॉस्फेयर में गैसेस का या एयर का प्रेशर जो था वो ज्यादा था, इसलिए बाहर से क्या हुआ? एयर रश करती है किस जानिब? लंग्स की जानिब, लंग्स की तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। और ये नोज या माउथ के जरिए से हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। ये आपके पास डायग्राम बुक के पेज नंबर 10 पे बनी हुई है। यहाँ पे देखें, ये जो आपको ये ब्लैक कलर की यहाँ से कुछ ये लाइन नज़र आ रही है, जो ये एक्चुअली हमारे पास डायाफ्राम होता है। पहले ये ऊपर होता है, जैसे ही डायाफ्राम के मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। या हम सांस अंदर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनहेलेशन कर रहे होते हैं,
तो ये डाउनवर्ड मूव कर लेता है, नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ से जैसे ये नीचे आया तो प्रेशर जो लंग्स पर पड़ रहा है वो प्रेशर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। और ये रिब्स जो हैं इनमें मौजूद होते हैं मसल्स, ठीक है, रिब्स में। अब ये मसल्स क्या होते हैं, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे रिब्स जो होती हैं वो भी आउटवर्ड हो जाती हैं, बाहर की जानिब से मूव कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये रिब्स अपवर्ड भी मूव कर रही होती हैं। जैसे ही रिब्स बाहर आई, डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, तो लंग्स में जो एयर का प्रेशर था वो कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो चुकी थी, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से लंग्स ने अपने आप को भी एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड होने के बाद यहाँ पे एयर प्रेशर जो था वो कम था, इसलिए बाहर से एयर क्या हुई, लंग्स में आ गई। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इनहेलेशन का। बात करते हैं एक्सहेलेशन की। इट इज आल्सो ए फेज ऑफ ब्रीथिंग इन विच रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन हमारे पास एक ऐसा फेज ऑफ ब्रीथिंग है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बॉडी से रिलीज हो रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है, इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अब एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मसल्स बिटवीन रिब्स एंड डायफ्राम बिकम रिलैक्स एंड कम इनटू रेस्टिंग पोजीशन। जो हमने मसल्स की बात की थी रिब्स के दरमियान, और इसके साथ साथ हमने डायफ्राम की शीट की बात की थी, मस्कुलर मेम्ब्रेन की बात की थी, वो क्या करते हैं, अगेन रिलैक्स होकर अपनी जगह पर आ जाते हैं, जैसे वहां पे जहां पे वो पहले से मौजूद थे। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर ऑन लंग इंक्रीजेस। जैसे ही चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, इसलिए डिक्रीज हुआ कि डायाफ्राम और रिब्स मसल जो थे वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स में ज्यादा हो चुका है। जाहिर से एयर क्या करेगी, जैसे ही साइज डिक्रीज हो रहा है तो एयर लंग्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस द एयर आउट थ्रू ट्रेकिया। जैसे ही लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनमें जो एयर होती है वो ट्रेकिया के जरिए बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक्सहेलेशन, ये देखें, ये डायफ्राम वापस अपनी जगह पर जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है, और रिब्स जो हैं इनमें जो मसल्स मौजूद थे, ये मसल्स भी अगेन रिलैक्स हो रहे हैं और ये भी वापस अपनी जगह पर जा रहे हैं नीचे। अब इनकी वापस अपनी जगह पर जाने से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होगा, प्रेशर लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये इनहेलेशन हो रही है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी का साइज, ये जो आपको साइज मिल रहा है ये ज़्यादा है और यहाँ पे ये साइज कम है, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा है कि यहाँ से जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, रिब केज बाहर की जानिब था, डायाफ्राम नीचे की जानिब था, जबकि यहाँ पे डायाफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है और इसके साथ साथ रिब केज भी क्या हो गया, अगेन रिलैक्स होकर अपनी जगह पर आ गया। और इन्होंने क्या किया, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज किया, जिससे प्रेशर पड़ा लंग्स के ऊपर और लंग्स में जो एयर थी वो क्या हो गई, प्रेशर की वजह से रिमूव हो गई, रिलीज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया। हमने दो फेजेस पढ़े थे, जिनमें हमने एक को तो डिटेल से डिस्कस कर लिया था, जिसको हमने ब्रीथिंग का या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का नाम दिया था। आज हम सेलुलर या इंटरनल रेस्पायरेशन को देखते हैं। इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। It is the second step of respiration. In this step, the inhaled oxygen react with digested food molecule within the cell. यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान जो हमने ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन के लिए हम O2 भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसकी सैम्बल है। ऑक्सीजन क्या है, जैसे ही हमने इनहेल्ड की बाहर से, एटमॉस्फेयर से हमने सांस लेने के जरिए, इनहेलेशन के जरिए हमने ऑक्सीजन ली और इसके साथ साथ जो हमने फूड खाई थी, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट की थी, अब ये क्या होंगे, हर एक सेल में पहुंचेंगे, ब्लड के जरिए पहुंचेंगे और सेल में जाकर ये दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या है सेलुलर रिस्पायरेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो डाइजेस्टेड फूड के साथ, जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट कर ली है, ब्लड में शामिल करके हर एक सेल को पहुंचा दिए, उस फूड के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यह सेलुलर रिस्पायरेशन
कितने टेम्परेचर पे होती है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए स्लो प्रोसेस विच अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर? ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैकेनिज्म देख लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन या सेल के अंदर ऑक्सीजन जाकर कैसे जाती है सेल तक, और वहां पे जाने के बाद वो फूड के साथ मिलकर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, मैकेनिज्म, द ऑक्सीजन डाइफ्यूजेस इनटू द ब्लड थ्रू द एल्वियोलाई इन लंग्स। डाइफ्यूजेस, क्या मतलब है डाइफ्यूजेस का? डाइफ्यूजेस का ये मतलब कि ये एक प्रोसेस डाइफ्यूजन से निकला है। डाइफ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मालिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो गैस के हैं या लिक्विड के हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। ऐसी जगह से जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उस जगह से, उस प्लेस से ये उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे हम रूम में स्प्रे करते हैं, स्प्रे हम रूम के कॉर्नर में करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो उसकी खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। अब ये डाइफ्यूजन के ज़रिए फैली है, क्योंकि हमने जहाँ पे स्प्रे किया था वहाँ पे ज़्यादा थी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मिकदार वहाँ पे ज़्यादा थी परफ्यूम की, लेकिन वो वहाँ से क्या हुई, पूरे कमरे में फैल गई जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम थी। इसी तरह जो ये डाइफ्यूज होती है ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं, जो एयर सैक्स होती हैं, उनमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक कि ऑक्सीजन लंग्स से एल्वियोलाई से ब्लड में डाइफ्यूज होगी। नेक्स्ट, फूड एंटर इनटू ब्लड थ्रू कैपिलरीज इन द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को स्टडी किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हमने विलाई का नाम दिया था, और ये विलाई क्या करती हैं, जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है उसको यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल कर देती हैं। ठीक है, इस तरह फूड भी ब्लड में शामिल हो गई, ऑक्सीजन भी ब्लड में शामिल हो गई। ब्लड टेक्स द फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। ये फूड को भी और इसके साथ ये ऑक्सीजन को भी क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स तक ये ऑक्सीजन को और उस फूड को पहुंचा रहा है। अब सेल्स तक पहुंचने के बाद क्या होगा? इनसाइड द सेल फूड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू रिलीज एनर्जी। सेल तक पहुंची, ऑक्सीजन पहुंची, फूड पहुंची, तो ऑक्सीजन और फूड सेल के अंदर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और यही एनर्जी हमारी डेली एक्टिविटीज में यूज होती है। रिएक्शन देख लेते हैं। फूड ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और रिजल्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी हमारे पास। ये भी एक गैस है। क्या ये गैस है? और इसके साथ साथ वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी बनेगी। अब ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज हो जाएगी, यूज हो जाएगी हमारी डेली एक्टिविटीज में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी से रिलीज होगी, और वाटर भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा, कुछ तो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा होगा वो अगेन बॉडी से रिमूव आउट होंगे। ब्लड लीविंग द सेल कंटेन एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड जो सेल से आ रहा है उसमें क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इनकी मिकदार ज्यादा होगी। दिस ब्लड रीचेस द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर फ्रॉम लंग्स। अब क्या होगा कि ये आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लंग्स में आ जाएगा। लंग्स से फिर जब हम एक्सहेल करेंगे, एयर को सांस बाहर निकालेंगे, तो उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, और साथ में वाटर भी हमारे लंग्स से रिलीज हो रहा होता है। जैसे सर्दियों में हम सांस लेते हैं, तो जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमें कुछ धुआं नजर आ रहा होता है, हमारे सांस से धुआं निकल रहा होता है। वो धुआं जो होता है एक्चुअली वो वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ब्रीथिंग को तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और इसमें फिर उसके बाद बॉडी में जाकर ये रिस्पायरेशन हो रही होती है, रिस्पायरेशन के अमल में एनर्जी बन रही होती है। बर्निंग भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। बर्निंग मीन जलना। जैसे हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो जलता है, गाड़ी को एनर्जी मिलती है। हम कोई आग जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, वो प्रोसेस जितने भी ये जलने के प्रोसेस होते हैं इनको बर्निंग कहा जाता है। ठीक है, बोथ रिस्पायरेशन एंड बर्निंग आर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास रिस्पिरेशन और बर्निंग है, ये
सिमिलर प्रोसेस है। क्यों सिमिलर प्रोसेस है? क्योंकि इनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो जलता है और उससे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो एनर्जी बनती है, ठीक है। और इसके अलावा इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड बर्निंग आर गिवन इन टेबल। अभी टेबल में आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें हमने कुछ डिफरेंसेस जो ब्रीथिंग रिस्पिरेशन और बर्निंग में है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक साइड पे हमें बर्निंग दिया हुआ है, दूसरी साइड पे ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। बर्निंग में क्या होता है? एनर्जी रिलीज इज विग्रस एंड नॉट अंडर कंट्रोल। जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि एक जगह पे आग जल रही है, ठीक है। उसमें क्या होगा? एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि हम आग से जो निकलने वाली हीट है क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? नहीं। हाँ, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एनर्जी अब रिस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज इज स्लोअर एंड अंडर कंट्रोल। अब जो एनर्जी रिस्पिरेशन में रिलीज हो रही होती है वो एक तो उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, और दूसरी वो हमारे कंट्रोल में होती है, क्योंकि हम उस एनर्जी को यूज करके अपनी मर्जी के काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बर्निंग का जो पॉइंट है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। आग जलती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ रोशनी भी वहाँ पे पैदा हो रही होती है। जबकि रिस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। अब रिस्पिरेशन में हीट बनेगी और साथ साथ एनर्जी रिच कंपाउंड जिसको एटीपी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ये बनेगी यहाँ से, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा और ये एटीपी फिर हमें जब भी ज़रूरत होगी ये टूटेगी और इससे हमें एनर्जी मिलती रहेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं बर्निंग का जो पॉइंट है। बर्निंग टेक प्लेस इन एयर और ऑक्सीजन। बर्निंग जो होती है वो हमारे पास सिंपली हमारे सराउंडिंग में हो रही होती है, ये एयर में हो रही होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है। जबकि रिस्पिरेशन जो है ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में नहीं बल्कि ये बॉडी के सेल्स में हो रही होती है, ठीक है। बर्निंग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बर्निंग इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जबकि जो हमारे पास ब्रीथिंग या रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसके बहुत सारे स्टेप हैं जो आप हायर क्लासेस में डिटेल से स्टडी करेंगे। बर्निंग में कोई एंजाइम यूज नहीं होता, नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, जबकि हमारे पास रिस्पिरेशन में एंजाइम्स यूज होते हैं। कुछ एंजाइम्स रिस्पिरेशन के प्रोसेस को, सेलुलर रिस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बर्निंग में क्या होता है? मोर एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जबकि ब्रीथिंग में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसकी अमाउंट कम होगी। बर्निंग का जो लास्ट पॉइंट है, इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, और जब ये बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। जबकि रिस्पिरेशन जो होती है इट अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर पर ही होती है। ये रिस्पिरेशन हो रही होती है, इससे अब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा होता, 100 डिग्री 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जा रहा, बल्कि ये क्या है? बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो रहा होता है। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम सम अप कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा। Breathing is a process consists of inhalation and exhalation. Then we have talked about diaphragm. Diaphragm is a thick muscular membrane which separates the chest cavity from abdominal cavity. Okay. Then we have talked about inhalation. Inhalation is a phase of breathing in which oxygen enter in the body from environment. Then we talk about exhalation. Exhalation is another phase of breathing in which carbon dioxide release from body by relaxation of diaphragm and ribs muscles. Okay. After that we have talk about cellular respiration. In cellular respiration the oxygen and food molecule react with each other to release energy. Then we talk about the site of cellular respiration. Cellular respiration occurs in cells. The next point, oxygen from lungs and food from small intestine enter into blood and transported into every cell of body where cellular respiration take place. Okay. Then we talk about then we discuss the reaction of cellular respiration, that is food is combined or react with oxygen and produce carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. उसके बाद हमने बात की थी कि the carbon dioxide and extra water enter blood and transported to lungs from where they remove out from the body by exhalation. Then we talk about burning and respiration. Burning is a process in which large amount of heat and light energy is released and take place outside of the cell, and the process of burning take place outside of the cell. And respiration is a process in which
less amount of energy released and take place inside the cell. Okay स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ. जो आप लोगों के लिए होमवर्क है वो आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं. पहला ये है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डायग्राम की मदद से आपने क्या करना है, ब्रीथिंग को एक्सप्लेन करना है. ब्रीथिंग के दोनों फेजेस को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ इनकी डायग्राम्स भी समझनी और ड्रा करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर और इंटरनल रिस्पिरेशन. इंटरनल रिस्पिरेशन को, ये सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.